नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से अधिक मेधावी छात्रों का एक समूह अपने भ्रमण के दूसरे दिन देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन पहुंचा, जहां छात्रों का स्वागत रितु खंडूड़ी भूषण ने किया। सभी बच्चे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में आए थे। इस अवसर पर छात्रों ने विधानसभा की कार्य प्रणाली को समझने का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बच्चों को समय दिया। और मैंने आपसे कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा सपना है कि अपने सुदूर पहाड़ के बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। और मैं जानता हूँ कि जब से मैंने 7 साल पहले से कार्यक्रम को शुरू किया था तो बच्चों का परसेंटेज 52 से लेकर 62% के बीच था। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि बच्चों का जो परसेंटेज है 95-96% के बच्चे ही है। तो ये मेरा छोटा सा सपना है। मैं बच्चों को हर साल इसके लिए ले जाता हूँ और मैं भी अपने बच्चों की तरफ चले जाता हूँ। और आप देखिए आज बच्चे जो हैं राष्ट्रीय पार्क में गए हैं, अभी विधानसभा देखें, अभी मॉल ऑफ देहरादून देखेंगे, शाम को ट्रेन में लखनऊ जाएंगे, IIT कानपुर जाएंगे, वहाँ पर उद्यान का बहुत बड़ा पार्क वहाँ देखेंगे, वहाँ की औद्योगिक इकाई देखेंगे। अभी हमने वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगी से मांगा है, कल हम विधानसभा देखेंगे, हम मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे, हम वहाँ पर जो है अयोध्या जाएंगे, हम वाराणसी जाएंगे और जो है बहुत सारे जो संस्थान लखनऊ में उसको देखने का हम काम करेंगे। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ये जो नन्हे मुन्ने जो पौधे में लेकर आया हूँ उन पौधों को सींचने का काम करेंगे। कितने साल से लगातार? लगा रहे 7वां साल मेरा था। 7 साल। अब तो सरकार ने भी सरकारी कार्यक्रम बना दिया है। अच्छा, मंत्री को धन्यवाद करता हूँ। और मेरी विधानसभा में बहुत से प्रयास है हमारे विधायक जी का, और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा वो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। तो अगर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक अनूठा प्रयास जो हो रहा है वो हम सभी को, जो सभी विधायक हैं उनको इसको समझना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। अब जैसे बताया है विधायक जी ने कि यूपी की विधानसभा देखेंगे तो एक नया विजन आता है, बड़े सपने बड़े होते हैं, क्योंकि वहीं देवप्रयाग के स्कूल में रह के बच्चा उतना ही सीख सकता है जितना उसके इर्द गिर्द का माहौल है। जब बच्चा बाहर निकलता है, देहरादून आया है, विधानसभा देखी है, लखनऊ जाएगा, विधानसभा देखेगा, ट्रेन में कैसे बैठते हैं, कैसे लोग होते हैं, किस तरह से टिकट खरीदा जाता है, तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और ट्रैवल से बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस शायद और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। केदारनाथ धाम में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त है। लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे व्यवसायियों को भारी नुकसान हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित व्यवसायियों के लिए पहले मुख्यमंत्री राहत कोष से 9 करोड़ 8 लाख की राहत राशि को मंजूरी दे दी थी और अब 56.30 लाख रुपए के अतिरिक्त राहत राशि को मंजूरी दी है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उनके अनुरोध पर 56,30,000 रुपए की धनराशि और स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड बीजेपी ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, लिहाजा इसके लागू होने से देश के समय और खर्च दोनों में बड़ी बचत होना तय है, जो देश के विकास की गति को तेज करने में मददगार साबित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता से फिर एक और वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सर्वाधिक जगह हमारी सरकारें हैं। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 13 में अकेली भाजपा की सरकार है। हम चिंतित नहीं है, 1-2 राज्यों वाले क्यों चिंतित हो रहे हैं? उनका ये कहना है कि 15 देशों ने इसे गलत बताया, नकारा है इसे। आखिरकार जो कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए अपने राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान करने की भी नेचर रहना चाहिए।
दूसरा स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस बात को बोलते हैं, जो चीज धरातल पर उतारते हैं, हमारे घोषणा पत्र का पक्ष था। और रिपोर्ट जब जमा हो गई है कमेटी की, तो निश्चित रूप से कैबिनेट में डिसीजन के बाद बहुत जल्दी देश के अंदर कानून लागू होगा। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा केदारनाथ धाम में समाप्त हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धाम के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की यात्रा केदारनाथ बचाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की है। कांग्रेस इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने अपना राजनीतिक स्तर इतना गिरा दिया और धाम के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है कि हमारे उत्तराखंड में कभी भी आज तक धामों के नाम पे राजनीति नहीं हुई है। ये उत्तराखंड का गौरव है। उत्तराखंड के धाम जो है उत्तराखंड के गौरव है। पूरे विश्व में आज पहचान उत्तराखंड की हमारे धामों की वजह से है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धामों को भी राजनीति में खींचने का काम किया है, ये दुखद है। उनकी यात्रा जो है वो केदारनाथ बचाने के लिए नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए करी जा रही है। जिस तरीके से केदारनाथ धाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से केदारनाथ धाम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहते हैं, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जा रही है जिससे केदारनाथ की यात्रा को आगे बढ़ाने में, केदारनाथ में सुविधा देने के लिए, केदारनाथ को यात्रियों को, श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए सरकार के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। धार्मिक मुद्दे को और धार्मिक हमारे स्थलों को कभी भी राजनीति में नहीं खींचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक स्तर इतना गिरा दिया है कि वो हमारे धामों को भी वो राजनीति में। पौड़ी युवा कांग्रेस ने वनंतरा हत्याकांड के 2 वर्ष पूरे होने पर मृतका अंकिता की बरसी पर शहर के एजेंसी चौक से अपर बाजार धारा रोड होते हुए बस अड्डे तक कैंडल मार्च निकाला और बस अड्डे पर स्थित जयानंद भारती की मूर्ति के सामने 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में बीजेपी सरकार नाकाम रही और साथ ही कहा कि आज तक सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पाई है। प्रदेश की जनता पीड़ित परिवार को न्याय मिलने और अंकिता के हत्यारों को सजा मिलने की राह तक रही है। देखिए, ऐसा है, आज हम उत्तराखंड के जो नागरिक हैं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम अपनी माताओं की, अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब हम अपनी माताओं और बहनों को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को असहाय समझते हैं। और असहाय समझने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस रूप में इस प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई और इस सरकार को इतना बड़ा सौभाग्य मिला, 2 बार ये लोग रिपीट हुए, उसके बावजूद भी आज तक ये हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। और उसका सबसे बड़ा कारण आपने देखा होगा कि 2 साल पहले वनंतरा रिजॉर्ट में हमारी जो पहाड़ की बेटी है अंकिता भंडारी, उसके साथ जिस तरह का कृत्य हुआ, जिस तरह का दुष्कर्म हुआ, उसके बाद भी ये सरकार सोई हुई है और इसको जगाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के सभी लोगों ने लगातार प्रदर्शन किए हैं, चाहे वो आज यहाँ कैंडल मार्च की बात हो, चाहे सड़कों पर प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे धरने करने की बात हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस सरकार ने आज तक 2 साल बीत जाने के बाद भी अंकिता बहन को न तो न्याय दिया, उसके माता पिता दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम लोग आज ये चाहते हैं कि अगर आप पहाड़ की बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं, उसको पढ़ाने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको उसकी सुरक्षा की बात करनी चाहिए। अगर आप पहाड़ की बेटी को सुरक्षित रखेंगे तभी उनको पढ़ाने और बढ़ाने की बात होनी चाहिए। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि अंकिता हमारे पहाड़ की बेटी थी, बेटी है और बेटी रहेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अंकिता के रूप में अगर आज सरकार ने न्याय दिया होता तो आगे आपने देखा होगा कि कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुए हैं। आज अंकिता को अगर न्याय मिला होता तो अन्य बेटियों को भी निश्चित रूप से न्याय मिलता, उनके साथ इस तरह का दुष्कर्म करने की कोई हिमाकत नहीं करता। लेकिन आज ये सरकार की मैं ये समझता हूँ कि असफलता है कि आप अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ बेटियों की सुरक्षा नहीं होती, हम नहीं समझते कि वहाँ पर कोई अच्छी। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ट्वीट आया था कि नर्सिंग कॉलेज अंकिता भंडारी जी के नाम पे रखा जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और पुल की दारिया जो कभी जेलरों के साथ मारपीट कर दे रहा है, कभी
ऐसी घटनाएं देखने को सामने मिल रही है। इस प्रकार से देखिए, भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य ने जो जघन्य अपराध पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध किया था, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम जो पहाड़ में जो हम यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम हमारे पहाड़ में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति अगर हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेल के चल जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली ये घटना है। और मुझे लगता है जहाँ पर सवाल रेणु बिष्ट जी का है तो उन्हें भी कहीं ना कहीं महिला होने के नाते ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आखिर वो किन लोगों का साथ दे रही है। और ये भाजपा सरकार की मंचों से बड़े बड़े वादे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देख लीजिए, घोषणा की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर ये मामला चलेगा, पर कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जो भाजपा की जो ये सरकार है कहीं ना कहीं बेटियां इसमें असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने कई प्रकरण देखे हैं, महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये समझता हूँ कि यदि भाजपा सरकार समझती है कि हम नैतिकता और मानवता के नाते हम लोग चुप रहते हैं, यदि अगर हमारी बहन बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा तो हम जिस प्रदेश का विधायक उस लड़की की हत्या के बाद में उस मकान को तोड़ने जाए, उस दीवार को तोड़ने जाए, उन साक्ष्यों को मिटाने जाए, जब उस लड़की की वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां पर वहां का स्थानीय विधायक पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टरों के साथ रहे और जहां भाजपा का ये पहले से सर्वविदित है कि वहां का बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व है, वीआईपी है, आज तक उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है सरकार की मंशा कि उसमें उनका भाजपा का बड़ा नेता संलिप्त है। उसको बचाने के लिए पूरा सरकार लगी हुई है और यही कारण है कि गुंडों के हौसले बुलंद हैं। और आज आप देखिए कि उसके बाद में कितनी सारी घटनाएं उत्तराखंड में हुई है और अभी हाल ही में जो नर्सिंग कर रही लड़की उधम सिंह नगर में वो अभी लेटेस्ट घटना है और कई बच्चों के साथ में उसके बाद में भी जो है कि सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई है। और यहाँ उत्तराखंड की अगर हम अलग से बात करें तो पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में देखिए जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ भाजपा के नेता ही उसमें संलिप्त हैं और पूरी केंद्र और राज्य सरकारें उनको बचाने में लगी है। और यही कारण है कि घटनाएं बढ़ती जा रही है, कहीं खौफ नहीं है। और ये बड़े दुर्भाग्य की और शर्म की बात है कि ऊपर से लेके नीचे तक इनकी सरकारें हैं, लेकिन हमारा ये संकल्प है कि जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होंगी हम उसको बचाने के लिए संकल्पित हैं और हम पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। जहां बीजेपी तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2 सितंबर से शुरू हुआ बीजेपी सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। लोग बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए आतुर है, लगातार जनता पार्टी से जुड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही व्यवस्था, इसीलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता करेगी, यूथ कांग्रेस अलग, यह समझ से परे है। देखिए, सदस्यता अभियान जो है पार्टी के संविधान में उल्लेखित शर्तों के आधार पर होता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर आधारित चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ पार्टी की सदस्यता होती, मोर्चों की सदस्यता नहीं होती। हम पार्टी की सदस्यता करने के बाद 18 वर्ष से लेके और उससे ऊपर के सभी व्यक्ति पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेगी। लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में शुरू करते हुए निःशुल्क सदस्यता
और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्यों के माध्यम करा रहे हैं। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, उनको टिप्पणी करना नहीं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। अतिवृष्टि की मार के बावजूद केदारनाथ पैदल मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खुला है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के मोर्चे की खुद कमान संभाल रखी है, प्रभावी तरीके से आपदा प्रबंधन कार्य कराया है और हजारों जाने बचाने में सफल रहे। लेकिन कांग्रेस को यह दिख नहीं रहा है। कांग्रेस का ध्यान महज इस दौरान केदारनाथ उपचुनाव की रिहर्सल तक सीमित रहा। इस दौरान वह देश भर से आए श्रद्धालुओं की मदद या सेवा कार्य भी कर सकती थी, लेकिन वह आपदा प्रबंधन पर आरोप और अपने सनातन के रूप के प्रचार प्रसार के जुटी रही। कांग्रेस को आपदा प्रबंधन टीम के जज्बे को सराहने की जरूरत है, न कि उनके मनोबल पर चोट करने की। देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों की बैठक ली, PWD के अधिकारियों की बैठक ली, PMGSY के अधिकारियों की बैठक ली और जितनी भी प्रदेश में सड़कें बंद हैं उनको खोलने के आदेश दिए हैं। कुछ सड़कें खुल भी गई हैं। जहाँ पर बदस्तूर बारिश जारी है वहाँ पर भी जो है हमने जगह जगह पर JCBs लगा करके, वहाँ पर पोकलैंड लगा करके किस प्रकार से वहाँ से पत्थर हटाए जा सकते हैं, मलबा हटाया जा सकता है, उस पर हमारी डिजास्टर की टीमें काम कर रही है। वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर काम कर रहा है। कांग्रेस केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये वही पार्टी है, जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो पूरे का पूरा विपक्ष जो है कई दिनों तक लॉकडाउन में था, अपने बंद कमरों से बयानबाजी कर रहा था। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता जानती है, इसलिए इनको इस प्रकार का आईना उत्तराखंड की जनता ने दिखाया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जितनी मांग सशक्त भू कानून लागू करने की उठ रही है, उससे ज्यादा भूमि बंदोबस्त करने की आवाज उठने लगी है, क्योंकि बिना भूमि बंदोबस्त के भू कानून किसी काम का नहीं रह पाएगा। आपको बता दें कि 1962 के बाद से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना इतनी विषम है कि यहाँ पर किसी भी कानून को लागू करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक कड़े कानून को लागू करने के लिए इन दिनों राज्य के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य की नब्ज को जानने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। अंग्रेजों के समय से और विशेष करके 1948 के बाद ये नियम बना कि हम जो गरीब लोग हैं इस गाँव में उनको गवर्नमेंट ग्रांट देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड अलग थी, एक फॉरेस्ट की लैंड अलग थी और लोगों की जो नाब ज़मीन थी, मेजर ज़मीन वो अलग थी। तो मेजर ज़मीन के अलावा जो ज़मीन सरकारी होती थी, जिसे सिविल भूमि कहते थे, उसमें से सरकार लोगों को मकान बनाने के लिए छोटा मोटा खेती करना तो 1 नाली 2 नाली देती थी। अब ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट की कितने ही लैंड ऐसे हैं जिसमें बिना पूछे लोगों ने कब्जा कर रखा, छोटे छोटे बाजार उगाए हैं। तो एक जो भूमि की दृष्टि से भू कानून से भी पहले जो ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि तत्काल हम सब लोगों को लैंड सेटलमेंट यानी भूमि बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर भूमि बंदोबस्त नहीं होगा तो आप चकबंदी भी नहीं कर सकते। अब भूमि बंदोबस्त नहीं है तो ये जो कानून की बात हमारे बहुत से लोग बोलते हैं वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अधिकतम क्या है कि जल्दी से जल्दी लैंड सेटलमेंट होना चाहिए। इस संबंध में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये लैंड सेटलमेंट, इसमें कम से कम हर एक इंच नापा जाता है तो लगेगा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, पर एक बार के लिए हो गया तो क्लियर चीज़ हो जाएगी। माने जिसमें लोगों का कब्जा है, अगर सरकार खाली कराना चाहती है, मानवीयता के आधार पर उन्हीं को दे देना चाहते हैं। जैसे नजूल की भूमि को फ्री होल्ड कर दिया,
उनसे पैसे ले लिए, फ्री होल्ड कर दिया। तो ये उनके जो लोगों के दिमाग में हर समय खतरा भी बैठा रहता है, डर भी बैठा रहता है। अधिकारी कर्मचारी भी नीचे डरा डरा करके और गलत ढंग से उपयोग करते हैं। तो इसलिए लैंड सेटलमेंट ये उत्तराखंड के लिए परम आवश्यक है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है और भी हमारे सीनियर लोगों ने कहा कि भाई हमको जल्दी से जल्दी इस दिशा में काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लैंड सेटलमेंट अगर शुरू हो गया तो प्रदेश में हमारी बहुत चार धाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं बल्कि यह विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ते जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं तो कहीं सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाते हैं। बतौर गढ़वाल आईजी KS नगनियाल ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। बिल्कुल, अरे वो अलग है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है। और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं। जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ NS के साथ, PWD के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से हुए नुकसान में प्रशासन पर हीला हवाली करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि गोला पुल में ही 9 करोड़ से अधिक का पिछले वर्ष काम हुआ था। सबसे पहले तो NHAI के ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने पिछले साल ऐसा क्या काम किया कि इस बार बरसात में सब बह गया। और फिर से IIT रुड़की की टीम को बुलाकर सर्वे किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर काम के नाम पर अभी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। तो NHAI ने जो पुल पे कार्य करा 9 करोड़ 65 लाख रुपए का, मेरा निवेदन इस राज्य की सरकार से है, प्रशासन से, कि उसका ऑडिट करा ले। हम लोगों ने उस कार्य की समीक्षा उस दिन हमने करी। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल वैसे इंजीनियर हूं, हालांकि इंजीनियरिंग से तो बहुत दिनों से पाला नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी कोई आम आदमी भी अगर उसको देख लेता, उसमें रेता भर भर के तो उसमें काम हुआ है। RCC का एक कॉलम नहीं, RCC का एक ब्लॉक नहीं, 9 करोड़ 65 लाख रुपए का रेता भर दिया इन लोगों ने। लूट मची हुई है, क्योंकि यहां जिला प्रशासन सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं। पूरे शहर को तोड़ने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, लगातार लोग को नोटिस देने के अलावा, निशान लगाने के अलावा, इस जिला प्रशासन ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा कि जो जनहित का कार्य हम जिसको कह सकें। और कितने दिनों में हमारा गोला पुल वापस हमें मिलेगा? आवाजाही कब से होगी? कितने परेशान हैं पूरे सितारगंज से, चोरगलिया से जितने लोग आ रहे हैं, हल्द्वानी की तरफ आ रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं? उनके लिए क्या व्यवस्था आपने करी है? अब IIT रुड़की की टीम, तो ये लोग उस दिन भी कह रहे थे कि यही प्रस्ताव 9 करोड़ 65 का जो उन्होंने करा, ये भी IIT रुड़की ने कराया। IIT रुड़की में क्या इंजीनियर नहीं है? तो ये NHAI के जितने भी अधिकारी हैं, पहले तो इनका पूरा ऑडिट होना चाहिए, इनके कार्य की समीक्षा होनी चाहिए। और मेरे को खुशी है कि चलिए मुख्य सचिव जी ने स्टेडियम के कटाव पे बैठक ली है, लेकिन कार्य योजना बड़ी है, 20 करोड़ रुपए की है, तो इसमें पैसे का आवंटन कब होगा वो मेन काम है। गौला का जैसे ही पानी रुकता है तुरंत इस पे कार्य होना चाहिए। गौला की प्रॉपर रिवर ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरा आवेदन है। उसके बाद खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रगणक और BLO का कार्य एक साथ करने में असमर्थता जताते हुए SDM रविंदर सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि वर्तमान में बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के अंतर्गत कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन के अंतर्गत ऑफलाइन और ऑनलाइन सत्यापन का कार्य भी प्रगति पर है, जिसकी वजह से आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रगणक का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कर पाना असंभव है। वर्कलोड अधिक होने की वजह से उन्होंने गुहार लगाई है कि आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रगणक का कार्य किसी और विभाग को सौंप दिया जाए। ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगाई गई है, साथ ही हमें BLO का काम दिया गया है। पहले हमसे ऑनलाइन काम कराया गया, उसके बाद हमें ऑफलाइन वर्क करने के लिए कहा गया। हमारे ऊपर इतना प्रेशर दिया गया है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 4 जगह ड्यूटी लगाई गई है। और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के, मैं अपनी बात बताती हूँ,
मेरे सेंटर में हेल्पर भी नहीं है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 4 जगह ड्यूटी कैसे कर सकती है? इसी के संबंध में हम आज जिला अधिकारी महोदय के वहाँ पर अपना विज्ञापन देने आए हैं कि हम नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी नहीं करेंगे। और सर ने बोला है कि आपकी समस्याओं को हमने सुना है और इसका समाधान किया जाएगा। अपने उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।